प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं जन्म कुंडली के सप्तम भाव से जुड़ी हुई। सप्तम भाव का स्वामी कहां पर जाकर के सर्वाधिक शुभ प्रभाव देने की स्थिति में रहता है। ऐसे कौन से भाव है जहां पर सप्तम का स्वामी बैठेगा तो आपके जीवन में शुभ प्रभावों में वृद्धि करेगा। और इसके साथ ही मैं ये भी जानकारी आपको देने वाला हूं कि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह सप्तम के स्वामी की विभिन्न भावों में स्थिति किस प्रकार से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए आज का जो वीडियो है ये बहुत ही उपयोगी है, आपके लिए आवश्यक है। इसे आप देखिए। कुंडली में विवाह से जुड़े प्रभाव को, विवाह के बाद मिलने वाले प्रभाव को और वैवाहिक जीवन की स्थिति को समझने में आपको आसानी रहेगी। मैं वीडियो में सप्तमेश की जानकारी दूं उससे पहले मैं आपको सप्तम भाव से जुड़ी कुछ जानकारी देता हूं जो आप सभी के लिए जरूरी है, उपयोगी है। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था कि जिस दिन आप इस वीडियो को देखें या तो उस दिन का या जिस दिन ये वीडियो अपलोड की गई है उस दिन का आपको ग्रह से जुड़ा बीज मंत्र वीडियो में कमेंट में लिखना है। जैसे ये वीडियो आपको गुरुवार को मिल रही है तो आप गुरु का बीज मंत्र या गुरु का कोई भी वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र जो भी आपको याद है या ज्यादा कुछ नहीं तो ओम गुरुवे नमः या फिर ओम ब्रीम बृहस्पते नमः आप वीडियो में कमेंट अवश्य से कीजिए। बाकी अब आइए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखिए कि जन्म कुंडली का सप्तम भाव आप जानते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि इसी से विवाह का विचार होता है, इसी से जीवन साथी का विचार होता है, वैवाहिक जीवन का विचार होता है। व्यक्ति के जीवन में जो पार्टनर होता है वो फिर लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो या किसी के साथ जुड़कर के व्यक्ति को काम करना हो तो वो सप्तम भाव से ही देखा जाता है। व्यापार के लिए भी सप्तम भाव बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सप्तम भाव के अंदर जो एक महत्वपूर्ण स्थिति है वो ये है कि सप्तम भाव में किस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं, किस तरह के ग्रहों का संयोग यहाँ पर बना हुआ है। आप जानते हैं सप्तम भाव में स्थिरता की आवश्यकता है। लग्न में धैर्य या स्थिरता नहीं चाहिए। मतलब मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति बहुत धैर्यवान हो, बहुत धीरे धीरे काम करता हो, वो वहां जरूरी नहीं है। लग्न में एनर्जी की आवश्यकता है। जब लग्न की बात होगी तो वहां पर सूर्य मंगल जैसे ग्रहों को बलवान कहा जाएगा कि ये ग्रह आपको अच्छी एनर्जी प्रदान करेंगे, आप में जोश प्रदान करेंगे और आप किसी भी कार्य को अपनी एनर्जी से पूरा कर पाएंगे। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य मंगल जैसे ग्रहों को अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव ऐसा है जहां पर आपको आपकी शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको सामंजस्य की आवश्यकता है, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। इसीलिए सप्तम भाव में शनि को दिग्बल या शनि को अच्छा कहा जाता है। शनि जरूर, अब शनि चूंकि वैराग्य प्रभाव देने वाला ग्रह बन जाता है तो सप्तम भाव में स्थित शनि वैवाहिक जीवन में वैराग्य वाले प्रभाव को बढ़ा सकता है। यानी सब स्थिति सही होने के बाद भी जीवन साथी में जितनी विशेष रुचि होनी चाहिए, जितना लगाव, जितना प्रेम होना चाहिए उसको कम कर सकता है शनि। लेकिन शनि की अच्छी स्थिति इस बात को दर्शाती है कि वैवाहिक जीवन को लंबा चलाए रखने में शनि सहयोग करेगा। भले कितनी परेशानी हो, कितना ही विवाद हो, शनि उसको लंबा खींचने का, लंबा चलाने का प्रयास करेगा। इसीलिए शनि को यहाँ अच्छा कहा गया कि शनि इन चीजों के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। व्यापार में भी ऐसा नहीं है कि आप जल्दीबाजी करें, व्यापार भी धैर्य पूर्वक किया जाने वाला कार्य है। किसी समय अगर नुकसान भी हो तो उस समय कैसे अपने आप को स्थिर करना है, कैसे बैकअप प्लान पर काम करना है, कैसे थोड़ा रुकना है, ये सब बातें शनि के प्रभाव से आती है। इसीलिए सप्तम में शनि को अच्छा कहा गया है। फिर यहाँ पर एक बात ये भी है कि देखो सप्तम भाव जो है इसमें वैसे पापक ग्रहों का प्रभाव उतना अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन ये बात नहीं है कि शुभ ग्रह होंगे तो अच्छा कहा जाएगा। ज्योतिष में सप्तम भाव को एकमात्र ऐसा भाव है जहां पर किसी ग्रह का होना बहुत शुभ नहीं कहा गया। मतलब यहां तक कि जैसे शुभ ग्रह शुक्र, गुरु जैसे ग्रह भी बैठेंगे तो बहुत शुभ नहीं। हाँ,
पापक ग्रहों के कंपैरिजन में अच्छे हैं। मतलब शुक्र का यहाँ बैठना, पीड़ित ना हो, कोई खराब ग्रह की दृष्टि में ना हो, तो ये शुक्र वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ बनाए रखेगा, शुभ प्रभाव देने का काम करेगा। लेकिन चूंकि सप्तम भाव में शुक्र का ही प्रभाव होता है अगर पुरुष की कुंडली की बात करेंगे तो, और वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का कारक शुक्र ही होता है, तो ऐसे में शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है और मान लो ये शुक्र पीड़ित हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद जीवन काल में परेशानी का प्रभाव, जीवन में प्रॉब्लम वाली स्थितियां सब बढ़ जाएंगी और व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप में परेशान रहेगा। एक कुंडली याद आती है मुझे, बहुत मतलब पूर्व की कुंडली है। एक मतलब ये समझ लीजिए कि वृद्धावस्था के करीब व्यक्ति की, 60-65 वर्ष के आसपास की, और ऐसे व्यक्ति कुंडली में मैं देख रहा हूं कि सप्तम भाव में शुक्र है, नीच राशि का है, सप्तम का स्वामी बुध अष्टम में है, सूर्य केतु और अन्य भी ग्रह बैठे हुए हैं। ना ही शुक्र पर कोई पॉजिटिव ग्रह का प्रभाव, बल्कि शायद कहीं से शनि की दृष्टि भी आ रही थी। तो वहां पर पूरा फोकस मेरा एक ही बात पर गया कि इस व्यक्ति का तो शुक्र जो है सप्तम भाव में नीच राशि का भी है, पीड़ित भी है और सब प्रकार से खराब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सभी कुछ बताने के पहले मैंने एक ही बात पूछी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा है। यहाँ पर विवाह के बाद ही परेशानी मुझे नजर आती है, क्योंकि नवमांश की स्थिति भाई कुछ इस प्रकार की थी, तो वो लगभग बातें वहां पर लागू हो रही थी। तो उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल, जब से मेरा विवाह हुआ है, वो पत्नी को अपशब्द बोले, बुरा भला बोले, लेकिन एक बात और थी उसमें कि लग्नेश भी वहां पर, गुरु भी अष्टम भाव में ही था। यानी ये नजर आ रहा था कि व्यक्ति कोई उतना वर्क करने वाला नहीं है, व्यक्ति कोई कर्मठ नहीं है। और लेकिन वहां सप्तम में शुक्र था, भले नीच राशि का था, लेकिन नवमांश में सप्तम भाव की स्थिति अच्छी थी, तो उसके कारण से पत्नी अच्छी मिली, मतलब पत्नी सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर थी। अब उस कारण से समझ लीजिए, या किसी भी कारण से समझिए कि व्यक्ति काम नहीं कर रहा, पत्नी काम कर रही है, अच्छी स्थिति में है, व्यक्ति घर संभाल रहा है या घर पर बैठा रहता है, उस कारण से मतलब उसे लगता है कि उसकी पत्नी ने उसका गलत किया, या उसको बुरा भला बोलती है, उसको चिल्लाती है तो उसका गलत करती है। लेकिन अब वो स्थिति के अनुसार आप विचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहने की बात इतनी है कि सप्तम में शुक्र हो, पीड़ित हो जाए, तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं, वो तो खराब प्रभाव देगा और वो विवाह के बाद मिलेगा भी। बाकी गुरु जैसा ग्रह का भी आप बोल सकते हो कि गुरु भी धार्मिक ग्रह है, धार्मिक ग्रह का आप विवाह से कोई लेन देन करने का प्रयास करेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। जरूर गुरु जैसा ग्रह एक शुभ ग्रह है, बचाने का प्रयास करता है, लेकिन जहां है उसकी स्थिति को तो बहुत बचा नहीं पाता। ऐसी स्थिति में सप्तम में बैठा हुआ गुरु जीवन साथी के लिए संघर्षों को उत्पन्न करता है, या ये देखा जा सकता है कि जिससे भी विवाह होगा ऐसे जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, ऐसे जीवन साथी के जीवन में संघर्ष बहुत रहेगा। धार्मिक रहे ये पूरा संभव है, लेकिन जो कमजोरियां है गुरु की वो देखने को मिलेगी। अब जितना खराब होगा उतना आप विचार कर सकते हैं। फिर देखो, मैंने आपको बहुत पूर्व कुछ सूत्र बताए थे, किस बात के? विवाह नहीं होने के। उसी को कुछ मैं यहां पर बता रहा हूं, आप इसे भी एक बार अपने ध्यान में रखिएगा। सप्तम भाव में या तो कोई नहीं बैठा हो, या केवल पापक ग्रह बैठे हुए हो, और दृष्टि भी केवल पापक ग्रह की आती हो, और सप्तम का जो स्वामी है छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, तो आप अधिकतर बार ये देखेंगे कि ऐसे में विवाह नहीं होता। हाँ, आप बहुत से केस मेरे पास ला सकते हो कि देखो यहां तो हो गया, उसके अन्य भी कारण है जो मैं आपको बता सकता हूं नवमांश आदि से उसको मैच करके। लेकिन कहने की बात इतनी है, ज्योतिष का एक लाइन में सूत्र ये है, सप्तम का स्वामी कुंडली के त्रिक भावों में हो और सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसे में अधिकतर बार विवाह नहीं होता। और बहुत सी कुंडलियां मैं आपको बता दूंगा जिनमें नहीं भी हुआ। फिर एक और सूत्र मैंने बताया था कि सूर्य और शुक्र में जो डिग्री का अंतर हो वो 40 डिग्री से ज्यादा हो तो भी विवाह होने में रुकावटें, परेशानियां ज्यादा आती है, कई बार खुद से टालने की प्रवृत्तियां बन जाती है, जिस कारण से धीरे धीरे करके विवाह नहीं होने जैसे प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। तो ये वाले प्रभाव भी आप मैच कर सकते हैं। कई बार ऐसी स्थितियों में मैंने आपको बताया भी था विवाह नहीं भी होता है, तो वो भी एक दूसरा यहां पर सूत्र हुआ। तीसरा सूत्र ये कि नवमांश के लग्न में केतु, बुध और शनि, इन 3 ग्रहों का संबंध हो। लग्न और सप्तमेश, इनका संबंध शुक्र से बहुत मजबूत ना हो, या लग्न का जो स्वामी है शुक्र के साथ ना हो, शुक्र ना हो, तो ऐसी स्थितियों में आप अधिकतर देखोगे कि विवाह नहीं होने का प्रभाव बन जाता है। मतलब मान लो नवमांश के लग्न में केतु बुध है, केतु शनि है, और राशियां भी कुछ इसी प्रकार की है कि ज्यादा सपोर्ट वाली नहीं है, तो आप देखोगे, या लग्नेश की स्थिति उतनी सपोर्ट वाली नहीं है, तो आप देखोगे कि ऐसी स्थिति के अंदर भी विवाह नहीं होता है। तो ये कुछ सूत्र हुए। अब इसमें बहुत से ऐसे सूत्र है जो कई बार लागू होते, कई बार नहीं होते। जैसे सप्तम भाव में अकेला शनि होना,
अब इस पर हालांकि शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाएंगे तो लागू तो नहीं होगा, लेकिन अकेला होने पर, अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं होने पर कई बार देखा गया विवाह नहीं करवाता है। लेकिन वो व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, उसमें ज्यादा ये नहीं बोल सकते कि व्यक्ति का जो विवाह है वो व्यक्ति मतलब नहीं होगा। कई बार मैंने देखा ऐसी बहुत सी कुंडली, आप भी बता देंगे मैं बता दूंगा, विवाह हो जाता है, लेकिन उसमें विचार करने वाली बात होती है। क्योंकि देखो, शनि अगर किसी राशि में मान लो अकेला है, कोई ग्रह नहीं देखता, तो ऐसा शनि बहुत लंबे समय तक गोचर में रहेगा। अब हर हर दिन में 2 घंटे के लिए तो वो लग्न बनेगा ही, तो ऐसी स्थिति के अंदर हर 2 घंटे में, मतलब हर दिन में 2 घंटे में जो भी जन्म लेगा, क्या सभी का विवाह नहीं होगा? तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए वहां पर अन्य फैक्टर, नवमांश आदि पर विचार करके विचार कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कुछ कुंडलियों में आप पाएंगे कि शनि के सप्तम भाव में होने पर बहुत बार विवाह नहीं होता भी देखा गया है। यही बात राहु पर भी लागू कर सकते हैं। राहु सप्तम भाव में अकेला है, कोई बहुत मजबूत नहीं, ना ही सप्तमेश कोई बहुत मजबूत है, तो वैसी स्थिति के अंदर विवाह नहीं होने का प्रभाव ये राहु भी एक्टिव करता देखा गया है। क्योंकि देखो, राहु और केतु जब सप्तम से कनेक्शन बनाएंगे ना, तो सीधी सी बात है, सामान्य तरीकों से विवाह नहीं होगा। तरीकों से मेरा मतलब क्या है, आप सोचो कि एक लगभग बराबर उम्र का लड़का मिल जाएगा, अपनी ही कास्ट का मिल जाएगा, सब चीजें बढ़िया रहेंगी, लगभग एक बराबर वाली स्थिति रहेंगी और विवाह कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। तो ऐसा संभव नहीं है। क्या अंतर मिलना चाहिए? कोई भी डिफरेंट चीज जो विवाह को अलग बना दे। जैसे लड़की की उम्र बड़ी होना, हर केस में लड़की की उम्र बड़ी नहीं होती। कुछ मतलब अभी तो खैर बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि जो प्रेम विवाह वगैरह की जो मात्राएं बढ़ रही है उसमें ये चीजें मिल रही है। लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि सप्तम भाव से राहु केतु का कनेक्शन होने पर, या तो मैं कहूं राहु केतु ही विदेशी ग्रह है, तो डिफरेंट कास्ट में, कल्चर में विवाह होना राहु केतु के प्रभाव से होता है। फिर इसके अलावा आप देख पाएंगे कि राहु केतु के कारण उम्र में बड़ा अंतर हो, मतलब 5-6 वर्ष, 10 वर्ष, ऐसा जो अंतर राहु केतु के प्रभाव से मिलता है। इसके अलावा आप ये देख पाएंगे कि जो राहु केतु का प्रभाव है वो इस बात को भी दर्शाता है कि जैसा मैंने कहा, लड़की की उम्र बड़ी हो तो ये चीज भी आ जाएंगी। फिर मतलब भाग कर शादी करना, या फिर जिसका विवाह टूट चुका था उसी से विवाह करना, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो आप यहाँ पर मिला सकते हैं, उन बातों को आप लागू कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहूंगा मैं, कि ये जितने भी फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, ये सारे की सारे तब लागू होते हैं जब आप ये देख पाते हैं कि जो व्यक्ति के विवाह की स्थिति में राहु केतु का प्रभाव लग्न या सप्तम से बन रहा हो, लग्न सप्तम की एक्सेस बन रही हो। अब इसमें मान लो सप्तम शुभ शुभ स्थिति में है, तो बहुत ज्यादा खराबी या अलगपन नहीं देखने को मिलेगा। कुछ मात्रा में ये देखा गया कि लड़की की उम्र बड़ी है, बस सामान्य प्रभाव मिला और असर उतना नहीं मिला, कोई खराब असर नहीं मिला। या कास्ट में अंतर है लेकिन थोड़ा ही अंतर, कोई बड़ा अंतर नहीं, या है तो सेम कास्ट के लेकिन उसमें जो अब अपर कास्ट लोअर उसी में जो आती है उसी में हो गया। तो इस तरह की बातें आप देख सकते हैं जो थोड़ा अंतर उत्पन्न करेंगी। बाकी नवमांश के अंदर होगा अगर लग्न सप्तम में राहु, तो ज्यादा प्रभाव इसका मिल सकता है। लग्न में होगा तो कम, नवमांश में होगा तो ज्यादा, ये बात आप देख सकते हैं। फिर मान लो पंचम का स्वामी और सप्तम का स्वामी कनेक्शन बना ले, तो संभव रहता है बहुत बार कि ये प्रेम विवाह की ओर संकेत करे, या इसी स्थिति में प्रेम विवाह हो जाए। आज के समय पर तो बहुत कॉमनली बोल देंगे। बाकी इसके अलावा इसमें भी कुछ एक पेज है कि अगर मान लो कि पंचमेश थोड़ी खराब स्थिति में है, यानी छठे में है, 8वें में है, 12वें में है, और कनेक्शन बन रहा है पंचमेश और सप्तमेश का, ऐसे में प्रेम विवाह करना परेशानी को उत्पन्न करता है। विवाह के बाद व्यक्ति का वैवाहिक विच्छेद हो जाए, ये पूरे संभावना रहती है इसकी। कब? जब पंचम का स्वामी छठे, 8वें, 12वें में हो। कई बार तो विवाह के पहले ही विच्छेद होने के पूरे योग रहते हैं, मतलब वो विवाह तक कन्वर्ट कई बार नहीं हो पाता। सप्तमेश की स्थिति भी हो, विवाह विच्छेद के योग भी हो, तो फिर ऐसे में हो जाता है कि विवाह तो कर लिया अपनी इच्छा से, घर परिवार के विरुद्ध जाकर के, लेकिन परेशानी आ गई। फिर ऐसी ही स्थिति के अंदर भाग कर शादी करना या घर परिवार को बिना बताए शादी कर लेना, उस तरह का प्रभाव आप देख सकते हैं। पंचम का स्वामी सप्तम में नीच राशि का हो, कब होगा? एक तो होगा आपका मेष लग्न में, एक होगा तुला लग्न में। तो इन दोनों ही स्थिति में भी भागकर शादी करने वाले योग बढ़ते देखे गए हैं। जरूरी नहीं सभी कर लेंगे, लेकिन ऐसा प्रभाव संभव है। तो और उसके लिए लग्नेश का, सप्तमेश का पीड़ित होना, खराब होना आवश्यक है भागकर शादी के लिए। एक कॉमनली एक बात देखने को मिली भागकर शादी करने के लिए कि लग्नेश और सप्तमेश के साथ दूसरे भाव का स्वामी खराब होना चाहिए, दूसरा और नवा। दूसरा भाव आपके कुटुंब का है, नवा भाव आपके पिता का या घर परिवार का, नाम का भी है एक प्रकार से, दूसरा और नवा। तो आप क्या देखते हैं कि अगर दूसरा भाव पीड़ित होगा, नवा होगा, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे कोई काम करेगा जिससे उसका घर का नाम डाउन हो जाए। अब मैं कहूँ कि भागकर शादी करने से समाज में कोई प्रतिष्ठा तो बढ़ती नहीं कि वाह क्या बढ़िया काम किया है,
तो ये बात आपको यहाँ पर मिला लेनी चाहिए, और वो मिलता है, कोई ऐसा नई चीज नहीं बता रहा जो आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए ये जितने भी सप्तम भाव से जुड़े सूत्र है, इन्हें आप लागू कर सकते हैं किसी भी कुंडली पर। यहाँ एक एक ग्रह का सप्तम में प्रभाव क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि पहले कई बार बता चुका हूं। नहीं देख पाए तो आई बटन पर एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेंगी श्री वैदिक ज्योतिष नाम से, उसमें आप जाइए, उसमें सारी वीडियो है जो सप्तम से भी जुड़ी हुई है, अन्य भावों से भी जुड़ी हुई है, विवाह से जुड़ी हुई भी है। आप उन्हें देखिए, और फिर अगर आपको सिर्फ सूत्र देखना है सप्तम भाव से जुड़े, अन्य भाव से जुड़े, तो आप फिर से क्लिक कीजिएगा। आपको ज्योतिष के अकाट्य सूत्र शायद इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें अलग अलग ग्रहों से जुड़े, अलग अलग भाव से जुड़े विस्तृत मैंने सूत्र बताए हुए, सप्तम के सूत्र भी है उसमें, आप वो देखिए, उससे और चीजें आपको क्लियर होंगी और नई कुछ बातें आपको जानने को मिलेंगी। यहां तक की बात हुई सप्तम भाव से जुड़ी हुई। इसमें एक और जो भाव बल वाला सिद्धांत होता है, सप्तम में भाव बल ज्यादा हो, लग्न में कम हो, तो जीवन साथी डोमिनेट करता है, जीवन साथी अपने हिसाब से काम करवाता है। अगर यही उल्टा हो जाए, लग्न में भाव बल ज्यादा हो, सप्तम में कम हो, तो ऐसे में आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति डोमिनेट करना चाहेगा, करेगा। मतलब विवाह में आप जानना चाहे किसकी चलेंगी, कौन ज्यादा अपने हिसाब से चलाएगा, तो वहां पर आप इस बात का विचार कर सकते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि कई जातक या जातिका पूछ लेते हैं किसकी चलेंगी, विवाह के बाद कौन हावी रहेगा, तो आप इस बात का विचार कर सकते हैं। बाकी मैंने शुक्र से विवाह की दिशा निकालने का बताया था। शुक्र जिस राशि में हो, उस राशि की दिशा में विवाह होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, ये पहला। उसके अलावा सप्तम से जोड़ करके लिंक कर लो, कुछ लिंक बन जाए तो और जल्दी उस दिशा में आप बोल सकते हो कि विवाह उसी दिशा में होगा। जैसे मान लो सप्तम भाव में बुध की राशि है, शुक्र गुरु की राशि में है, गुरु की राशि में है, तो आपने बोला कि मान लो गुरु की जो दिशा है, मतलब गुरु की दिशा तो पूर्वोत्तर होती है, ईशान कोण होता है, पूर्व और उत्तर वाला कोना जो है वो गुरु की दिशा हो गई। सप्तम में बुध की राशि है, तो बुध की दिशा उत्तर दिशा होती है। अब यहाँ कॉमनली देखोगे तो पूर्व उत्तर में उत्तर वाला पक्ष ज्यादा है, तो आप बोलोगे उत्तर की तरफ या उत्तर पूर्व की तरफ थोड़ा विवाह होने का प्रभाव ज्यादा रहेगा, ज्यादा मेनली उत्तर दिशा आपके लिए विवाह के लिए आएंगी। तो ये बात भी आप यहाँ पर मैंने बता दी, इस पर विचार आप कर सकते हैं, और पूर्व में बताई है, विस्तार से आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सप्तम भाव के स्वामी की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो शुभ है। लाइन से नहीं बता रहा हूं, शुभ स्थिति पहले बता रहा हूं। सबसे पहले लग्न में ही अगर सप्तम का स्वामी बैठ जाए तो ये एक अच्छी स्थिति कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन साथी का चयन करते हैं। आप कहे नहीं हमारे तो माता पिता ने चयन किए थे, लेकिन ये बात हो जाती है कि आपने कंफर्म किया तब जाकर विवाह हुआ। कई बार ऐसे में प्रेम विवाह भी आप बोल सकते हो, लेकिन कई बार आप देखोगे कि सप्तम का स्वामी जब लग्न में हो तो जीवन साथी का चुनाव अपनी इच्छा से अपने अनुसार करने का स्वभाव रहता है। कई बार जीवन साथी का जो स्वभाव है वो भी स्वयं के अनुकूल रहने वाला, स्वयं के अनुसार कार्य करने वाला हो जाता है। तो ये बात आप यहाँ पर विचार कर सकते हैं। अधिकतर देखने को मिला सप्तम का स्वामी लग्न में हो सकारात्मक प्रभाव देने का कार्य करता है। इसके बाद सप्तम का स्वामी अगर आप देखते हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में है, बहुत सी बार मैंने सुना, बहुत सी बार मैंने देखा कि कहा जाता है कि सप्तम का स्वामी दूसरे में हो तो खराब है। ये उसका कारण यही है कि अपने भाव से आठवें में चले जाता है। लेकिन मैं ये कहूं कि ऐसा कोई प्रभाव मुझे देखने को मिला कि नहीं, वास्तविकता में ये किसी एक की आयु को खराब करने वाला है, किसी एक को परेशान करने वाला है, तो मैं कहूंगा कि अभी तक तो मुझे इतना कोई नजर नहीं आया कि जिसमें ये प्रभाव मैं बोल दूं। हाँ, अपने भाव से अष्टम में गया है, वैवाहिक स्थिति की क्वालिटी को बहुत अच्छा करने का काम नहीं करेगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति में कमजोरियों को, परेशानियों को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन मैं ये बोल दूं कि नहीं है तो परेशान कर देगा आपको, वैसा उतना देखने को नहीं मिला। ये मतलब एक अच्छी स्थिति। और मैंने तो ये भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। जिसके सप्तमेश लग्न में हो, ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद करियर बढ़ता है। जिसके सप्तमेश दूसरे भाव में हो, विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि भाग्य का साथ मिलता है, भाग्य बढ़ता है, भाग्योदय होता है, मिलाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि अगर सप्तम का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में हो, यहां पर भी बहुत कोई खराब स्थिति देखने को नहीं मिली। सिर्फ एक के कि व्यक्ति किसी प्रकार से गलत संबंधों में न पड़ जाए। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या विवाह के पहले भी व्यक्ति के खुद के रिलेशन रहने की संभावना अधिक रहती है। अब उसमें ग्रह किस प्रकार का है, उनका संयोग किस प्रकार का है, वो मिलाना आवश्यक रहेगा। लेकिन ये स्थिति
मध्यम प्रभाव दे सकती है कुंडली के अनुसार अन्य ग्रहों के प्रभाव से। जैसे मान लो मंगल जैसा ग्रह बैठ गया, ऊर्जा वाला होता है, लेकिन मान लो वृश्चिक राशि हुई सप्तम भाव में और मंगल तीसरे में बैठा है तो नीच राशि का होगा। ऐसी अवस्था में खराब प्रभाव अधिक मिल सकते हैं और व्यक्ति को मतलब ज्यादा शुभ तो नहीं लेकिन प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। फिर देखो तीसरे में होने पर क्या है, ये भी काम त्रिकोण का भाव है, सप्तम और तीसरा। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति मतलब ये देखा गया कि ज्यादा जल्दी मतलब दूसरों के प्रभाव में आ जाए, दूसरों से जुड़ जाए और कहीं ना कहीं वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह के जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकते हैं, जिसको खराब कहा जा सकता है। अगर यही चतुर्थ भाव में अगर सप्तम का स्वामी बैठा हुआ है तो आप देख पाएंगे कि चतुर्थ में बैठना शुभ होता है। केंद्र में ही है पहली बात तो, अब केंद्र में भी है उसमें भी एक बात और लागू हो गई कि सप्तम भाव का स्वामी अपने से 10वें में जाकर बैठा है लेकिन चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव एक शांत सौम्य भाव है, सौम्य ग्रह की राशि आती है अपने काल पुरुष की कुंडली के अंदर। ऐसे में ये देखने को मिला कि अब वैसे तीसरे में भी एक बात रहती है कि आजकल जो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट हो गई या फिर किसी रिश्तेदार के थ्रू रिश्ता मिल जाता है, जान पहचान के रिश्ता मिल जाता है तीसरे में होने पर। चतुर्थ में होने पर भी आप देख पाओगे कि ऐसी स्थिति के अंदर जो मतलब विवाह के लिए जो रिश्ता मिलता है कई बार आसपास में ही मिल जाए, माता के करीबी से मिल जाए या माता के जो मतलब मामा वर्ग रहे वहां से मिल जाए, ऐसा ज्यादा संभव रहता है। और हालांकि ये देखने को मिला कि अगर पीड़ित ना हो, कोई पापक ग्रह ना हो, जैसे मान लो मंगल जैसा ग्रह था चतुर्थ में गया, उच्च राशि का तो हो गया लेकिन सप्तम को भी देख रहा है और पीड़ित कर रहा है उसको, तो थोड़ा खराब हो जाएगा। यही शनि जैसा ग्रह हुआ, अपने से दशम में तो चले गया लेकिन मान लो वो चतुर्थ में आकर चिंता वाला नेगेटिव प्रभाव शनि बढ़ा देता है तो उतना शुभ नहीं कहा जाएगा। तो यही शुक्र जैसा ग्रह हुआ जो सप्तम में जाकर बैठ गया, तो आप देखोगे कि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को जीवन में जो प्रभाव मिलेगा, जो सप्तमेश की स्थिति मिलेंगी, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ये आप पाएंगे कि शुक्र जैसे ग्रह के कारण सौम्य प्रभाव है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, मानसिक स्थिति भी अच्छी है, व्यक्ति सुखद जीवन जी रहा है। फिर यही आपने देखा कि शुक्र ना होकर के कोई और अच्छा शुभ ग्रह हुआ तो चतुर्थ में जाकर बलवान होगा, अच्छे प्रभाव को बढ़ाता नजर आएगा, तो उसको उतना खराब नहीं कहा जाएगा। बाकी सूर्य दिग्बली नहीं होता, चतुर्थ में जाकर कमजोर हो जाएगा तो जीवन साथी कमजोर मिले या विवाह के बाद खुद की छवि कमजोर हो जाए, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बात आपको चतुर्थ में होने पर एक चीज मिलानी है। वैसे तो किसी भाव में भी हो मिलाना आपको सभी स्थितियां है, लेकिन फिर भी ये बात आपको देख लेना चाहिए। सप्तम का स्वामी नवम में हो तो भी ये अच्छी स्थिति होती है। अब कहेंगे कि चौथे से नवा बता दे सीधे, मैं बता रहा हूँ आगे बताऊंगा आपको, वो इसीलिए बताया क्योंकि पंचम से लेकर के अष्टम तक उसके सप्तमेश के उतने शुभ प्रभाव नहीं है। आप कहेंगे सप्तम में ही हो तो उस पर आगे आता हूं। नवम में होने पर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। अब यही अगर नीच राशि के ग्रह हो जाए, मतलब आप देखते हैं कि सिंह लग्न में शनि और कुंभ लग्न के अंदर सूर्य, ये दोनों अगर नवम में बैठेंगे सप्तम के स्वामी होकर तो नीच राशि के हो जाएंगे। तो वैसी स्थिति के अंदर थोड़ा क्वालिटी में प्रभाव में कमी आ सकती है, लेकिन नवम में होने पर विवाह के बाद भाग्योदय होना, जिस घर परिवार में आप है उससे अच्छे घर परिवार में बढ़िया स्थिति में विवाह होना, यह देखा जा सकता है। और नवम में होने पर धार्मिकता, जीवन साथी मतलब जो मिले वो लॉयल हो, अच्छा धार्मिक कार्य करने वाला भी हो, साथ ही साथ मतलब जैसे एक पूछते हैं कि स्वभाव कैसा रहेगा, उसका आचरण कैसा रहेगा, तो इसको अच्छा आचरण कहा जाएगा कि हाँ सबको लेकर चलने वाला प्रभाव रहेगा, ज्यादा कोई खराब प्रभाव नहीं आएगा। तो ये चीजें यहाँ पर मिला लेनी चाहिए। फिर सप्तम का स्वामी दशम में हो तो भी अच्छा है। अच्छा इस प्रकार से है कि बस अगर पापक ग्रह हुआ तो ये देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह होने में रुकावट या देरी आ सकती है। जैसे मान लो मंगल जैसा ग्रह हुआ, मेष राशि सप्तम में आई तो चतुर्थ में मतलब अपने भाव से चतुर्थ में जाकर दशम में जाकर नीच राशि का हो जाएगा मेष राशि के अनुसार। अगर यही मकर राशि आई तो शनि भी नीच राशि का हो जाएगा। तो वैसी स्थिति के अंदर प्रभाव में थोड़ी कमजोरी आ जाएंगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि सप्तम का जो स्वामी है दशम में है, थोड़ा शुभ स्थिति में है, खराब नहीं है, किसी पापक ग्रह के प्रभाव में नहीं है, तो विवाह भी अच्छे समय पर ठीक ठाक समय पर हो जाता है। बहुत जल्दी तो नहीं कहूंगा लेकिन अच्छे समय पर हो जाता है। विवाह के बाद प्रभाव भी अच्छा रहता है, सुख सुविधा की स्थिति अच्छी रहती है, घर परिवार में अच्छा जुड़ने वाला प्रभाव रहता है, अच्छे घर में जाकर विवाह होता है और सारी स्थितियां शुभ देखने को मिलती है। लेकिन हाँ यही सप्तम का स्वामी दशम में है, कोई राहु केतु के साथ है, विशेषकर राहु के साथ है, जैसे मान लो मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न में धनु राशि सप्तम में, धनु का स्वामी गुरु जाकर बैठा दशम में अपनी ही राशि में, मीन राशि में राहु के साथ में, ये कई बार विवाह नहीं भी करवाता है क्योंकि गुरु राहु अपनी ही राशि में, मतलब गुरु अपनी ही राशि में लेकिन पीड़ित हो रहा है, खराब हो रहा है, तो विवाह से जुड़े प्रभाव खराब कर देता है। ये तो विवाह होने में
बहुत रुकावटें आती है, बहुत परेशानी आती है, देखी गई ऐसे में, और कई बार नहीं होते भी देखा गया। तो इसलिए ये बात भी विचार आपको कर लेना चाहिए। बाकी ये जितने भाव मैंने बताए हैं दशम में, फिर भी आप देखेंगे उतना विशेष खराब नहीं है। अन्य स्थिति पर विचार कर लेंगे तो अधिकतर शुभ प्रभाव देखा जा सकता है। तो जो मैंने भाव बताए कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर नवा, दसवां, ये जितने भाव है यहाँ ज्यादा अच्छे प्रभाव कहे जा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ना समझे कि इन भावों में है तो बस आप तो विवाह में कोई खराबी आएंगी नहीं, वैवाहिक जीवन अच्छा ही रहेगा। अन्य फैक्टर यहाँ पर विवाह में परेशानी ला सकते हैं। सप्तम भाव की स्थिति, सप्तमेश पर पड़ने वाले ग्रहों की स्थिति और अन्य ग्रह का संयोग यहाँ प्रभाव बदल सकता है। लेकिन अधिकतर मामलों में आप देखेंगे इन भावों में होने पर विवाह की स्थिति आपको ठीक ही देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं अन्य भावों पर। जैसे मैंने पंचम को नहीं कहा, अब आप कहेंगे पंचम तो अच्छा भाव होता है, लेकिन जैसा मैंने आपको पंचमेश की वीडियो में कहा था कि पंचम भाव जो है आपके पूर्व के अर्जित पुण्य का है। अगर सप्तम का स्वामी यहां पर आ जाएगा तो एक और व्यक्ति मिल गया जो आपके पुण्य को खत्म करने वाला है, एक आपके पुण्य का उपयोग करने वाला है। या ये मैं कहूं कि आपका पूरा पुण्य केवल और केवल अच्छे जीवन साथी मिलने में ही निकल जाता है। तो इसीलिए ये देखा गया कि सप्तम का स्वामी पंचम में हो तो उतना अच्छा नहीं, वैसे भी अपने शत्रु की राशि में होता है। सप्तम का स्वामी अपने से अगर 11वें भाव में जाकर बैठा है तो अपने शत्रु की राशि में है। अब शत्रु की राशि में है तो ऐसी स्थिति में वो अनकंफर्टेबल स्थिति में होता है, भले उच्च का ही क्यों ना हो, वैवाहिक जीवन में परेशानी देता देखा गया है। अब ये कल की ही कुंडली मुझे याद आती है। सप्तम का स्वामी बना है शुक्र, वृषभ राशि सप्तम में है, मतलब वृश्चिक लग्न है। उसका स्वामी पंचम में जाकर उच्च का शुक्र, बुध के साथ में जो नीच का है, उनका स्वामी शुक्र भी अपना गुरु भी उच्च का है, गुरु की राशि में बैठे मीन राशि में शुक्र, वो भी उच्च का नवम भाव में। लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन खराब है, विवाह में मतलब हो नहीं रहा, या विवाह मतलब विच्छेद जैसी स्थितियां बन जाती है, वो मैंने कई बार कुंडलियों में देखा। तो आप देखोगे कि ये स्थितियां क्यों बनती है कि सप्तम का समय पंचम में है। पंचम में उतना अच्छा नहीं कहा गया, वैसे भी आप एक बार देख पाएंगे कि पंचम भाव एनर्जी वाले भाव है। जैसे पहला, पांचवा, नवा, ये तीनों एनर्जी वाले भाव है, अग्नि तत्वीय भाव है। अब सप्तम भाव काम त्रिकोण का वहां जाएगा तो एनर्जी को बढ़ाएगा, लेकिन पंचम में बहुत ज्यादा है। पंचम में विवाह से जुड़े मतलब खराब प्रभाव मिलने के बहुत सारे फैक्टर है, जैसे विवाह के अलावा कई संबंध बन जाना, या फिर व्यक्ति के मतलब विवाह के पहले कई एक संबंध रहना जो विवाह के बाद तक कंटिन्यू रहे। अब आजकल मैं कहूँ कि जिस तरह की बातें आप सुनते हैं कि विवाह हुआ और विवाह के बाद जीवन साथी का मतलब प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या कर दी, मार दिया, या उसको फेंक दिया कुएं में, या खाई से गिरा दिया, जिस जिस तरह की जो भी बातें आप सुने, या आपने सुना होगा कि एक बड़ा ड्रम लेकर के उसी में पैक कर दिया। तो जिस तरह की बातें आपको सुनने को मिले या जो हो रहा है उसमें इस तरह की जो चीजें होती है कि पंचम का सप्तमेश का पंचम से कनेक्शन हो, शुभ ग्रह का प्रभाव तो ना हो बल्कि खराबी नजर आती हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप बोल सकते हो कि ये स्थिति विवाह के लिए खराब है, ये स्थिति विवाह में प्रॉब्लम देती है। ये स्थिति आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि पूर्व के किसी संबंध के कारण भी या बाद में बने किसी संबंध के कारण भी विवाह को खराब करवाया जा सकता है, या किसी दशा आदि के अंतराल पर खराब विवाह हो सकता है। तो इसीलिए इसको मैंने उतना शुभ नहीं कहा। छठे में तो आप समझते हैं छठा, आठवां, 12वां भाव ऐसे भी शुभ नहीं माना गया। हालांकि एक बात मैंने गौर करी, मेष लग्न में सप्तम का स्वामी शुक्र छठे भाव में होता तो नीच राशि का है, लेकिन विवाह को बचाने का काम जरूर करता है, गुस्सा दिलाता है व्यक्ति को। सप्तम का स्वामी छठे में है, नीच राशि का है, व्यक्ति बहुत क्रोधी होगा। ऐसे व्यक्ति को कहा था कि चांदी का कड़ा पहने ताकि विवाह भी बचे और कोई खराबी ना आए, नहीं तो ये विवाह के लिए खराब जरूर है। हालांकि जब भी शुक्र सप्तम का स्वामी होकर पीड़ित होगा ना, ऐसा व्यक्ति आप देखोगे कि विवाह के प्रति या जीवन साथी के प्रति बहुत आसक्त होगा। तो ऐसे व्यक्ति का जुड़ाव बहुत होता है और फिर जीवन साथी से ही जुड़े रहना चाहता है। आप देखो किसी व्यक्ति का विवाह के प्रति आसक्ति देखना होना तो आप उसके हाथ में ये जो मंगल पर्वत है, अंगूठे के नीचे के दोनों जो पर्वत है जो जीवन रेखा के नीचे आते हैं, उन दोनों पर्वत को आप देखोगे उठे हुए होंगे बराबर मात्रा में, बीच में लाइन कम होगी और दोनों पर्वत उठे हुए होंगे। मंगल पर्वत, निम्न मंगल जिसको बोलते हैं, और शुक्र पर्वत दोनों उठे हुए होंगे बराबर मात्रा में, लगभग बराबर होंगे। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति बहुत आसक्त होता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है उससे, और उस कारण से क्या होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को मतलब जीवन साथी का साथ बहुत आवश्यक हो जाता है। तो वैसी अवस्था में व्यक्ति उनके अनुसार काम करना, उनके साथ चलना, वो चीजें बढ़ जाती है। तो वो बात आप मिला सकते हैं उसमें। बाकी जैसा मैंने कहा कि छठे में होने पर थोड़ा खराब तो है, क्योंकि देखो जीवन साथी या खुद का किसी न किसी एक का स्वास्थ्य हमेशा खराब रखे या लगातार खराबी होते रहे, वो बात देखने को मिलती है। शनि जैसा ग्रह हो सिंह लग्न के अंदर जो छठे में अपनी ही राशि का होता है, थोड़ा बचाव है इसमें,
उतना फिर भी नहीं। लेकिन हाँ, ये बात है कि मिला जुला ही प्रभाव कहा जाएगा, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। तो ये बात आपको जरूर विचार कर लेनी चाहिए। फिर यदि आप देखते हैं कि जो सप्तम का स्वामी है वो अगर सप्तम भाव में ही है, तो मैंने खराब क्यों कहा? सप्तम का स्वामी सप्तम में ही बैठा हुआ है। इस पर एक पापक ग्रह की दृष्टि, एक खराब ग्रह की दृष्टि या एक और खराब ग्रह का साथ इसके प्रभाव को पूरा खराब कर सकता है। हाँ, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में है, नवम का स्वामी बैठ जाए, बहुत बढ़िया कहूंगा। लग्न का स्वामी बैठ जाए तो जरूर थोड़ा व्यक्ति सेम लिंग के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है, लेकिन सप्तम का फिर भी लग्नेश होने पर उतना खराब नहीं कहेंगे। लेकिन क्या है कि सप्तम भाव में सप्तमेश पीड़ित या खराब बहुत ज्यादा ना होता हो, अगर ऐसी स्थिति होंगी तो आप बोल सकते हैं कि विवाह के लिए बहुत बढ़िया प्रभाव है, विवाह के लिए स्थिति अच्छी है, कोई खराबी भी नहीं, शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, दिक्कत नहीं देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए इस बात का आपको विचार जरूर करना चाहिए, क्या आप इसमें मिला रहे वो जरूर आपको देखना है कि सप्तम का स्वामी अगर आप देखते हैं कि कुंडली में सप्तम में ही है, किसी पाप, अब जैसे शुक्र गुरु जैसे ग्रह हो गए, किसी पापक ग्रह की दृष्टि में आ गए, बस फिर तो उन्होंने अकेले ने खराब कर देना है सारा की सारा, क्योंकि भाव, भावपति और भाव कारक तीनों समाप्त हो जाएंगे वहीं पर। गुरु के तो चलो उतना विचार नहीं, गुरु कारक नहीं होता सप्तम का, लेकिन विवाह कराने के लिए तो गुरु को देखना आवश्यक है। अब ऐसे में विवाह होने में रुकावटें दे सकता है, या फिर किसी लड़की कुंडली में हो तो फिर भी मैं बोल सकता हूं कि सप्तम में अकेला गुरु दाम्पत्य जीवन को तहस नहस करता हुआ देखा गया, परेशान या खराबी वाले प्रभावों को बढ़ाता देखा गया। तो इसलिए आपको ये बात का विचार करना चाहिए इसमें। बाकी फिर सप्तम का स्वामी अष्टम में हो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एक बात आप देख पाएंगे जो मैंने गौर करी वो आपको बताता हूं, सप्तम का स्वामी छठे में होने पर या 12वें में होने पर परेशानी देता है, विवाह को खराब करता भी देखा गया, विवाह विच्छेद तक ले जाता है। अष्टम में होने पर एक चीज देखी गई कि कहीं ना कहीं विवाह को बचाता देखा गया, विवाह में उतनी परेशानी हो लेकिन खराबी तक चले जाए, विच्छेद तक चले जाए, कई बार वैसा नहीं देखा गया। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में एक उदाहरण बताया था ना कि शुक्र लग्न में है, सप्तम में है, नीच राशि का, सप्तम से अष्टम में है, वहां पर इतनी खराबी है लेकिन फिर भी व्यक्ति साथ में है। वो व्यक्ति की कमजोरी बोलो, उसके वो कोई काम नहीं करता वो बोलो, या कुछ भी समझ लो, लेकिन बचाव है उसमें, फिर भी वो किसी भी रूप में आए। लेकिन कई बार देखा गया सप्तम का स्वामी अष्टम में हो तो बचाव कर लेता है, वैवाहिक जीवन की स्थिति स्तर बहुत बढ़िया नहीं होता, लेकिन खराबी पूरी तरह आ जाए वो अन्य फैक्टर पर लागू हो सकता है। अकेले सप्तमेश का अष्टम में जाना विवाह विच्छेद को रोकने का काम करता है। और अगर नवमांश में थोड़ा प्रभाव भी शुभ हो गया लग्न सप्तम का, फिर उतनी दिक्कत आती नहीं देखी गई, फिर बचाव ही देखा गया। हाँ, मंगल जैसा ग्रह हो सप्तम का स्वामी अष्टम में चले जाए तो दिक्कत दे सकता है, क्योंकि मंगल जो है अष्टम में उतना अच्छा नहीं होता। अष्टम भाव ससुराल वालों का होता है, वहां मंगल जैसा ग्रह विवादों को, परेशानियों को उत्पन्न करता है, और बड़ा कारण विवाह खराब होने में लड़की के घर परिवार वाले या लड़के के घर परिवार वाले बन जाते हैं। जैसे लड़की के उसमें होगा तो विशेष खराब, क्योंकि अष्टम भाव मांगल्य का होता है और मंगल वहां बैठ करके मांगल्य को खराब करने का काम करता है किसी लड़की के उसमें। और इसीलिए अष्टम का मंगल किसी लड़की के उसमें हो तो उसे खराब कहा गया है कि जीवन साथी की आयु के लिए खराब है। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको यहाँ पर दूं, मेष लग्न सप्तम में है, मतलब तुला लग्न है, सप्तम का मंगल अष्टम में बैठा है, और जहां तक मेरा ध्यान है वो चंद्रमा के साथ में है लड़की कुंडली में, या अकेला है तो चंद्रमा देख रहा है उसे, कुछ इस तरह की स्थिति है, क्योंकि बहुत पहले की कुंडली 2-3 साल पहले की, लेकिन जो याद है बता रहा हूं आपको। मंगल है अष्टम में, इस लड़की का विवाह हो गया ऐसे लड़के से जो मांगलिक भी है, यहां तक कि मतलब वो जहां से बिलोंग करते थे वहां उतना विचार नहीं करते थे कि मिलाना है या फिर कुछ, मतलब कुंडली मिलान करते थे। लेकिन बाद में जब पक्का कर लिया विवाह तब मुझसे तो मैंने मना कर दिया कि मत इस विवाह को आगे मत बढ़ो, खराब है, ये परेशानी आने वाला असर पूरा नजर आता है। लड़की मांगलिक है, लड़का नहीं है, कोई एनर्जी बैलेंस नहीं हो रहा। देखो, मांगलिक होना खराब नहीं है, लेकिन वो एनर्जी को बैलेंस करने वाली स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है वो बैलेंस होनी चाहिए। अब लड़की का जो माथा है वो बहुत चौड़ा, आप क्लियर देख पाए कि उसमें चेहरे पर माथा उभर के आ रहा है, मतलब मंगल का प्रभाव। जिसका माथा बहुत बड़ा नजर आए या उभरा हुआ नजर आए, मतलब मंगल कहीं ना कहीं, मंगल सूर्य की एनर्जी बहुत ज्यादा है कुंडली में, और वो एनर्जी अब लड़की के लिए तो कहा गया है, सामुद्रिक शास्त्र में ये कहा जाता है कि किसी लड़की का अगर ऊपरी माथा बड़ा हो उस लड़की को कभी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना वो किसी के अनुसार चलेंगी और ना ही कोई उसको किसी के अनुसार चला पाएगा, ना ही उसके अनुसार एडजस्ट कर पाएगा। तो इसीलिए सामुद्रिक शास्त्र में साथ साथ लिखा है जिस लड़की का माथा बड़ा विवाह नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि वो स्वभाव के कारण। तो अब वो नहीं करना वो अलग विचार है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो मंगल था उससे क्या हुआ, लड़की जब विवाह के कुछ समय बाद अपने घर जाती है, बाद में लड़का लेने जाता है वाली जो प्रथा होती है, उसमें लड़की अपने घर गई और यहाँ लड़के ने फांसी लगा ली। खैर लड़के के उसमें फांसी के योग थे,
लेकिन लड़के ने फांसी लगा ली। उससे हुआ क्या, लड़की को तो 1 महीने के अंदर लड़की तो मतलब आप बोल सकते हो ना कि विधवा तो हो ही गई। अष्टम के मंगल ने अपना जो काम करना था कर दिया। तो इसीलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए, विशेषकर लड़की की अगर सप्तम या अष्टम में मंगल हो तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं। लड़के के भी मैंने कहा है कि वहां पर भी इग्नोर ना किया जाए, लेकिन यह है कि पुरुष की कुंडली में होता क्या है ना कि जो एनर्जी है ग्रह की, मंगल जैसे ग्रह की, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वभाव को बना देती है। मतलब मैं कहूंगा कि वहां पर दूसरे के लिए खराबी करने की बजाय वो अपने लिए खराबी करेगा। मतलब जैसे अष्टम या सप्तम में किसी लड़के के मंगल है, उसका स्वभाव ऐसा है कि दूसरों से वो एडजस्ट नहीं कर पाता, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, किसी की सुनता नहीं है, बात बात पर क्रोधित हो जाता है। वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है ना, सप्तम या अष्टम में अगर मंगल जैसा ग्रह हो तो जरूर विचार करें। लेकिन सप्तम का स्वामी अष्टम में भी हो तो वहां पर भी आप ये देख पाएंगे कि अगर कोई अन्य ग्रह हो जाए, कोई शुभ ग्रह या ऐसा कोई खराब ग्रह ना हो, तो ऐसे में विवाह में उतनी परेशानी नहीं देखने को मिलेंगी। प्रॉब्लम रहेगी वैवाहिक जीवन में, लेकिन विवाह खराब हो जाए वो कम देखने को मिलेगा। फिर सप्तम का स्वामी एकादश भाव में हो। अब आप कहेंगे एकादश भाव काम त्रिकोण में आता है, इसको नहीं जोड़ा। 11वें भाव में तो सभी ग्रहों को अच्छा कहा गया है, कैसा भी ग्रह हो। लेकिन इसका कारण यह है कि सप्तम का स्वामी 11वें में हो तो अपने प्रभाव को मल्टीपल करता देखा गया। मल्टीपल मतलब विवाह से जुड़े प्रभाव को एक से ज्यादा प्रदान करने की कोशिश करता है। सप्तम भाव से व्यक्ति की काम वासना को भी देखा जाता है। सप्तम का स्वामी 11वें में हो तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध अपने ही दोस्त मित्र आदि अपने ही सर्कल में हो सकते हैं किसी विपरीत लिंग से। तो कहने की बात है कि सप्तम का स्वामी 11वें में हो तो ऐसे व्यक्ति के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग, विवाह के अलावा, संबंध के अलावा आप ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति मतलब ज्यादातर ये देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो 11वां भाव आ रहा है वो, जैसा मैंने कहा, मल्टीपल प्रभाव। तो व्यक्ति का मतलब एक स्थान पर व्यक्ति का मतलब एक प्रकार से बोल सकते हो ना कि व्यक्ति का मन ही नहीं भर रहा है, व्यक्ति अलग अलग जगहों पर जा रहा है, उस कारण से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानी आने की संभावना रहती है। वैसे भी 11वां जो भाव है ये राहु के प्रभाव वाला भाव है, कुंभ राशि का प्रभाव है यहाँ पर ओवरऑल किसी भी लग्न के अंदर। तो यहाँ पर जब कोई भी ग्रह जाता है तो वो अपने प्रभाव को मल्टीपल करने की कोशिश करता है। इसीलिए मैंने बताया था एक सूत्र आपको कि कुंभ जहां हो वहां मल्टीपल प्रभाव है। तो 11वें में हो तो आप देखते हैं कि सप्तम का स्वामी 11वें में चले जाए तो वो उसके प्रभाव को मल्टीपल करता है, विवाह को मल्टीपल करने की कोशिश करता है, इसीलिए खराब कहा गया। और फिर क्या है, ऐसा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अधिक कामातुर हो और फिर सामने से एनर्जी बैलेंस ना हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे में, इसलिए खराब है। कुछ स्तर में बचाव हो सकता है अगर शुभ ग्रह या अच्छे ग्रह का प्रभाव आ जाए तो, बाकी खराब है ये। फिर सप्तम का स्वामी 12वें में हो तो देखो छठे और 12वां ये दो ही ऐसे भाव है जहां कोर्ट कचहरी मुकदमे प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। 11वें में बढ़ता है, ये बात भी है, क्योंकि 11वां जो भाव है छठे से छठा भी है और 12वें से 12वां भी है। तो छठे का स्वामी अपना सप्तम का स्वामी अगर 12वें भाव में हो तो ये भी वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करता है। अगर जीवन साथी की कुंडली अच्छी हुई, वहां प्रभाव खराब नहीं हुआ तो विवाह में परेशानी नहीं आती, बचाव हो जाता है। या फिर दग्ध राशि 12वें भाव में हो और वहां पर सप्तम का स्वामी हो आपक ग्रह के साथ, तो विवाह खराब नहीं होता। अब आप कहेंगे दग्ध राशि क्या है, इससे जुड़ी वीडियो भी आपको उसी श्री वैदिक ज्योतिष नाम से प्लेलिस्ट जो है उसमें मिलेंगी। ये मैंने पूर्व में बताया था कि दग्ध राशि में खराब प्रभाव बनने वाले ग्रह भी अपना प्रभाव नहीं दे पाते, बचाव हो जाता है। तो ये बात वही है कि सप्तम का स्वामी 12वें में अगर खराब हो रहा है, अगर पीड़ित हो जाए तो दग्ध राशि में होने से बचाव हो जाएगा, खराब प्रभाव उतने नहीं दे पाएगा। नहीं तो ये बात तो है ही कि सप्तम का स्वामी 12वें में हो तो भी विवाह विच्छेद की ओर ले जाने वाला प्रभाव देता है, विवाह में खराबी देने का काम ये करता है। तो ये बात आप देख पाएंगे जो सप्तम के स्वामी के अलग अलग भावों में होने पर मिलती है। बाकी वही बात है कि आपका सप्तमेश कौन है, कहाँ बैठा है, उस पर विचार कीजिए। बाकी की जानकारी और इससे जुड़ी हुई आगे बताते रहूंगा, तो उसके लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो तो अवश्य बता दीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।